हेलो दोस्तों। तो आज अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 19, प्रतिपालनीय कृषि। प्रतिपालनीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वैसे तो ये सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बात है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रतिपालनीय कृषि, ये अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो सस्टेनेबल और दूसरा है एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल का जो हिंदी अर्थ है वो है टिकाऊ या प्रतिपालनीय, और एग्रीकल्चर का तो आप जानते हो कृषि। इसके बाद हम प्रतिपालनीय कृषि की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा यह है कि कृषि जन्य पादपों तथा पालतू जंतुओं के उत्पादन व संवर्धन का ऐसा समाकलित तंत्र जिसके अंतर्गत उनके उत्पादन स्थलों को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए उत्पादन को दीर्घकाल तक जारी रखा जा सकता है, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे प्रतिपालनीय कृषि कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती की जाती है या कृषि की जाती है, उसे प्रतिपालनीय कृषि कहते हैं। आगे देखते हैं प्रतिपालनीय कृषि की विधियां। प्रतिपालनीय कृषि की विधियां, मेथड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इनमें सबसे पहले जो विधि आती है वो है जैविक कृषि। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि ऑर्गेनिक कृषि क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, जैविक खाद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जैविक कृषि की परिभाषा। जैविक कृषि प्राकृतिक ढंग से खेती करने की तकनीकी है जिसमें कृषि उपायों का समावेश नहीं होता है। जैविक कृषि के द्वारा प्रकृति को प्रदूषण मुक्त करने, मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाने, पौधों को अनिवार्य पोषक तत्व उपलब्ध करवाने तथा जैव विविधता के संरक्षण का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जैविक कृषि के उद्देश्य। जैविक कृषि के कौन कौन से उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो जैविक कृषि का उद्देश्य है कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना। दूसरा है सूक्ष्म जीवों, मृदा जीवों, पौधों, जीवों से संबंधित कृषि प्रणाली के अंतर्गत होने वाली जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देना। अगला आता है स्थानीय कृषि क्रियाओं एवं ऊर्जाओं के नवीनीकरण स्रोतों का खेती में उपयोग करना। अगला आता है नवीन कृषि तकनीकी के उपयोग से प्रदूषण को समाप्त करना। और जो हम सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसमें पढ़ेंगे जैविक खाद। जैविक खाद। तो जैविक खाद क्या होता है। तो वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की पोषकता बढ़ाने में सहायक होते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के साथ साथ खनिजीकरण की क्रिया को भी बढ़ाते हैं। और जो प्रमुख जैव उर्वरक है वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु, इनको कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ लेग्यूम युक्त पादप
या लेग्यूम युक्त पादप या लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है और उस अमोनिया को पादप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यह जीवाणु N2 का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसके बाद में नंबर 2 आते हैं असहजीवी जीवाणु। असहजीवी जीवाणु या नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में या वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उन्हें असहजीवी जीवाणु कहते हैं, जैसे कि एजोवेक्टर, एजोस्पाइरिलम आदि। नंबर 3 नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी। विभिन्न प्रकार के शैवाल भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य करते हैं। इन शैवालों में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इस हेटेरोसिस्ट में निफ्जीन पाया जाता है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। ये जो शैवाल होते हैं वो है साइनोबैक्टीरिया, एनाविना, नोस्टॉक आदि। आजकल नील हरित शैवाल के साथ एक जलीय टेरिडोफाइट्स एजोला का उपयोग भी N2 यौगिकीकरण में किया जाता है। इसके बाद में नंबर 4 कवक मूल। कवक मूल या माइकोराइजा। कवक उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों को कवकों के उच्च श्रेणी के पादप की जड़ों में सहजीवन को माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। अर्थात कवक उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों में रहते हैं, इसे माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। कवक भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करके परपोषी को प्रदान करते हैं। इसके बदले में परपोषी कवक को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद में आता है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में जो घरेलू अपशिष्ट होता है, वाहित मल है या फसलों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको जीवाणु द्वारा अपघटित कराकर कार्बनिक खाद का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है जैविक कृषि का आर्थिक महत्व। तो जैविक कृषि का आर्थिक महत्व है कि यह एक सस्ती तथा सरल विधि है। जैविक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की जल धारण क्षमता एवं वायु संचालन क्षमता बढ़ जाती है। जैविक कृषि से भूमि में रसायनों की विषाक्तता कम होती है तथा मृदा का पीएच मान भी नियंत्रित रहता है। जैविक उर्वरकों के उपयोग से ऊसर भूमि में भी सुधार होता है। इसके बाद में प्रतिपालनीय कृषि की अगली विधि पढ़ते हैं मिश्रित कृषि। मिक्स्ड फार्मिंग।
यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य जैसे दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा फसल उत्पादन साथ साथ किए जाते हैं। मिश्रित कृषि में कई प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मृदा की गुणवत्ता, पशुधन की प्रकृति, जल की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग आदि। मिश्रित कृषि के अंतर्गत निम्न तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। नंबर 1, खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन तंत्र, कृषि वानिकी तंत्र, उद्यान पशु चारणिक तंत्र। इस प्रकार मिश्रित कृषि एक सम्मिलित प्रयास है जिसकी सहायता से कृषि उत्पादों का प्रतिपालनीय उत्पादन किया जा सकता है। प्रतिपालनीय कृषि का जो अगला बिंदु है, नंबर 3, मिश्रित शस्य उत्पादन। या मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित शस्य उत्पादन खेती में एक साथ एक से अधिक फसलों को, अर्थात खेती में एक साथ एक से अधिक फसलों की कृषि को मिश्रित फसल कहते हैं। मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। मिश्रित कृषि में साथ साथ कृषि की जाने वाली दोनों फसलों के स्वभाव, मृदा व जल उपलब्धता जैसी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। मिश्रित कृषि के अनेक लाभ है, जैसे कि एक फसल के नष्ट हो जाने से संपूर्ण हानि नहीं होती। एक साथ एक से अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं। उत्पादन में वृद्धि, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि, पीड़कों से कम हानि इसके फायदे हैं, जैसे कि सोयाबीन प्लस अरहर, मक्का प्लस उड़द, गेहूं प्लस चना, गेहूं प्लस सरसों। कहने का मतलब है जैसे कि एक ही समय में दो प्रकार की फसल बोना, जैसे कि गेहूं और चना साथ साथ बो देने से हमें दोनों प्रकार की फसल प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में अगला है नंबर 4, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि प्रति वर्ष बदल बदल कर विभिन्न प्रकार की फसलें बोना, अर्थात प्रति वर्ष बदल बदल कर विभिन्न प्रकार की फसलों को बोने से पादपों की खनिज आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा खनिजों की जो न्यूनता होती है वो भी समाप्त हो जाती है, और जो फसल होती है उनको क्रमागत रूप से उपयुक्त खनिज उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन्न फसलों के लिए एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा त्रिवर्षीय फसल चक्र निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1 है एक वर्षीय फसल चक्र। जैसे प्रथम वर्ष मक्का, द्वितीय वर्ष सरसों, इसी प्रकार प्रथम वर्ष चावल, द्वितीय वर्ष सरसों आदि। नंबर 2 है
द्विवर्षीय फसल चक्र, जैसे कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष में मक्का, द्वितीय वर्ष में सरसों, गन्ना, प्रथम वर्ष में फिर मक्का, द्वितीय वर्ष में आलू, मटर आदि। इसी प्रकार नंबर 3 है त्रिवर्षीय फसल चक्र। प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष में चावल, द्वितीय वर्ष में गेहूं, मूंग, सरसों। अगला प्रथम वर्ष में कपास, द्वितीय वर्ष में जई, गन्ना, मटर आदि। इसके बाद में नंबर 5 आता है जैवनाशी का उपयोग। वे जंतु या पादप जो फसल व अन्य उत्पादों को क्षति पहुंचाते पीड़क कहलाते हैं, जैसे कवक, कीट, बड़े जंतु। वे जैविक कारक जिनका उपयोग कीट, खरपतवार व रोगजनकों को नष्ट करने के लिए किया जाता है जैवनाशी कहलाते हैं। विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों, प्रोटोजोआ आदि का उपयोग जैवनाशी के रूप में किया जाता है। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक आदि कीटों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन जीवों का व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु के बीजाणुओं द्वारा एक कीटनाशी क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जिसके उपयोग से कुछ कीटों के अंडों को नष्ट किया जाता है। अगला है जैव नियंत्रण के उपाय। नंबर 1 है नियोजित फसल चक्र अपनाकर हम जैव नियंत्रण कर सकते हैं। नंबर 2 है विकिरणों या रसायनों द्वारा पीड़कों के नर सदस्यों को बंद बनाना। नंबर 3 है पीड़कों पर हार्मोन का प्रयोग कर जीवन चक्र को बाधित करना। नंबर 4 है परजीवियों का पीड़कों में संक्रमण कराकर जैव नियंत्रण किया जा सकता है।